Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today's lecture is English jurisprudence, but इसको हम कहते हैं jurisprudence. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि jurisprudence को अगर हम समझेंगे हमें ये सिखाया जाता है कि अगर लॉ को पढ़ना है तो सबसे पहले jurisprudence को समझें कि ये क्या है. ये सिर्फ लॉ गैप के लिए नहीं, इन फ्यूचर में भी जब लॉ की इंटरप्रिटेशन की जाती है तब भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्योंकि जो हेल्प ली जाती है वो jurisprudence से ही ली जाती है. ये तमाम प्रिंसिपल्स को क्लियर करता है कि लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन किस तरह से की जाएगी, लॉ जो आएगा वो किस तरह से इसकी इंप्लीमेंट की जाएगी और जो टेक्निकल अल्फाज हैं जो लीगल टर्म्स हैं हमारे उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा. तो आज jurisprudence मतलब इंग्लिश jurisprudence से स्टार्ट करते हैं. The word is jurisprudence. ये टू वर्ड से बना है, नंबर वन juris और नंबर टू the prudence. लेकिन इसमें एक चीज है कि लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है और इसकी मीनिंग है juris मीन लॉ एंड प्रूडेंशिया. वैसे बेसिक जो अल्फाज है वो प्रूडेंशिया है, juris प्रूडेंशिया, वहां से ये लफ्ज निकला है. juris मीन्स लॉ है एंड प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज. इट मीन्स के लॉ की नॉलेज. तो अब दूसरा सवाल ये होगा कि jurisprudence इज अ लॉ. तो ये बेसिक ये क्वेश्चन अक्सर आता है लॉ गैप के पेपर में कि jurisprudence इज अ लॉ है या नहीं है. jurisprudence इज नॉट अ लॉ. लॉ नहीं है. लॉ पीपीसी लॉ है, सीआरपीसी लॉ है, बट jurisprudence इज नॉट अ लॉ. क्यों लॉ नहीं है? इसे हम इस तरह कहेंगे कि jurisprudence इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ, क्योंकि ये मदर है तमाम कानून का. इससे हम हेल्प लेते हैं. किस तरह हेल्प लेते हैं कि जो तमाम कवानीन जो ड्राइव किए जाते हैं jurisprudence से ही ड्राइव कर किए जाते हैं. So it means that jurisprudence is a knowledge of law, it is a grammar of law. बाद जो jurist है उन्होंने इसकी डेफिनेशन को कहा है कि it is a grammar of law. तो सबसे पहले जो समझने की जरूरत है कि हमें कि jurisprudence क्या है. jurisprudence को हम इसलिए कहते हैं कि ये जो है मदर ऑफ ऑल लॉ है, क्योंकि ये तमाम प्रिंसिपल तमाम कवानीन को अगर हम हेल्प लेते हैं तो हम jurisprudence से लेते हैं. नंबर टू, अब जब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि डेफिनेशन ऑफ jurisprudence क्या है, तो टू वर्ड से मिलकर बना है. ये मेन चीजें हैं. काइंड्स क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, नीड क्यों है इसकी, एंड द कमांड थ्योरी कौन सी है, लॉ की जो कमांड थ्योरी है वो कौन सी है. तो सबसे पहले jurisprudence हमने डिफाइन किया कि jurisprudence जो है दो अल्फाज से मिलकर बना है और इसकी मीनिंग से लॉ की लैंग्वेज. अब करते हैं कि व्हाट इज द काइंड ऑफ jurisprudence. अब इसके काइंड्स कितने हैं? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ. काइंड से पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है. लाजिम बात है किसी भी लॉ को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से लेते हैं. तो jurisprudence की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट jurists ने डिफरेंट तरीके से की है. तो मैं अगर बोर्ड को यूज करूं, jurisprudence. अब इसकी जो डिफरेंट तरीके से की है, नंबर वन जो है सॉलमन ने की है, जो jurist है सबसे बड़े इसमें. नंबर टू इसमें हम लेंगे रेस्पॉन्स. नंबर थर्ड जो इसमें आते हैं वो आते हैं लीगल आपके रियलिज्म. एंड नंबर फोर इसमें जो सबसे बेस्ट थ्योरी जिसने दी है वो है ऑस्टन. अब ये फोर जूरिस्ट जो है इन्होंने डिफरेंट थ्योरी से इसको बयान किया है. नंबर वन, इसमें jurisprudence की जो डेफिनेशन देते हैं सॉलमन देते हैं. सॉलमन कहते हैं कि jurisprudence is a science of law. उन्होंने सिंपल लफ्जों में कहा है कि जो jurisprudence है वो साइंस है, इसकी लॉ की साइंस है. तो लॉ की साइंस को लेते हुए अगर हम समझते हैं तो वाकई में हम क्योंकि वो ऐसी टेक्निकल चीजों को क्लियर करता है कि हमें पता चलता है कि वाकई में ये जो है लॉ की साइंस है. नंबर सेकंड जो है रेस्पॉन्स, वो कहता है लो दिस इज अ सोशल इंजीनियरिंग. ये सोशल इंजीनियरिंग है क्योंकि उसने अपने तरीके से डिफाइन किया है. सोशल इंजीनियरिंग इसलिए कि जिस तरह हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जो चीज बनाई जाती है वक्त और हालात को देखते हुए वो चीजें क्या कहलाती है, सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है. एंड नंबर थर्ड, लीगल जो रियलिज्म है, लीगल रियलिज्म वाजिब बात है जो प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, नॉट. दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट. ये जो है प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट है क्योंकि जब कोर्ट में हम आते हैं हम ये समझते हैं कि कानून किस तरह अप्लाई किया जाएगा, किस तरह उसको जो है लिया जाएगा, उसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, कौन से एप्लीकेबल है, कौन से नॉन एप्लीकेबल है. तो डिफरेंट टाइप से डिफरेंट इसकी
डेफिनेशन को डिफाइन किया है। एंड नंबर 4 जो लास्ट है जिसको ऑप्शन कहते हैं। ऑप्शन आप सबको पता है कि एनालिटिकल स्कूल के जो है उन्होंने पूरी डेफिनेशन दी है, जो पॉजिटिव लॉ दिया है। और ये जो है समान थ्योरी जो लॉ की है वो भी ऑप्शन की थ्योरी है, तो जिन्होंने समान थ्योरी लॉ की दी है। आज भी अगर कोई हमें पूछते हैं कि व्हाट इज द लॉ, तो हम उसमें ऑप्शन की थ्योरी को ही डिफाइन करते हैं कि लॉ क्या है। जब सवाल आपसे किया जाएगा कि व्हाट इज द कमांड थ्योरी, तो कमांड थ्योरी लॉ की जो है वो ऑप्शन की थ्योरी इज द कमांड थ्योरी है। एनालिटिकल स्कूल के बारे में पूछा जाएगा, दैट इज आल्सो ऑप्शन थ्योरी है, क्योंकि ऑप्शन में थ्योरी भी ऑप्शन कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। वो कहते हैं कि फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, इट मींस द जूरिस्प्रूडेंस हैज अ स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ, नॉट लॉ। It says that positive law, डिफरेंस क्या है कि पॉजिटिव लॉ और थ्योरी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से दी जाती है कि ऑप्शन की थ्योरी, पॉजिटिव थ्योरी या हमें एनालिटिकल स्कूल की थ्योरी, सेम चीजें हैं। ये सब तमाम की तमाम जो थ्योरी है, पॉजिटिव लॉ की थ्योरी भी ऑप्शन थ्योरी है, एनालिटिकल थ्योरी भी इसकी ऑप्शन की थ्योरी है। अब डिफरेंट टाइप से तो सबने डिफाइन कर दिया, जो ज्यूरिस्ट बड़े बड़े ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं उन्होंने उसको डिफरेंट टाइप से डिफाइन किया। हमने इनमें से किस चीज को लिया कि हमने कहा वाकई में अगर साइमन कहता है कि लॉ इज अ जूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ, इट इज गुड, वेरी सही कहता है अपनी जगह पे कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो साइंस है लॉ की, क्योंकि टेक्निकल चीजों को ही निकाला जाता है उसमें से और उस पर रिसर्च की जाती है, देखा जाता है, नए लॉ डेवलप किए जाते हैं। एंड द थर्ड इज पॉजिटिव लॉ, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, जो ऑप्शन कहते हैं कि फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। देखिए ज्यूरिस्ट अगर कोई थ्योरी देते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इनकी थ्योरी गलत है या इनकी थ्योरी सही है, हम किसी की थ्योरी को लेकर ही आगे चलते हैं। हम जो फॉलोअर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से किसी न किसी को फॉलो करते हैं। तो इट मीन्स कि जितने भी ज्यूरिस्ट जितनी थ्योरी देंगे, जितनी डेफिनेशन देंगे, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनकी रिसर्च इस जगह पर है कि उन थ्योरीज को फॉलो किया जाए। एंड द सेकंड इसमें आता है काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को जिसको ब्रांचेस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। Kinds of jurisprudence. Kinds of jurisprudence means branches of jurisprudence. अब उसकी कितनी ब्रांचेस लेकर जाए? नंबर 1 केमिकल, नंबर 2 is the analytical and number 3 is the ethical. तो 3 ब्रांचेस को जो है डिफाइन किया गया है। और अक्सर देश में जो सवाल किया जाता है वो यही किया जाता है कि ये कौन सी जो है साइंस है, ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी साइंस है। हमने अब उस साइंस को डिफाइन करा है। हिस्टोरिकल साइंस वाले क्या कहते हैं कि हिस्टोरिकल साइंस वाले कहते हैं कि ये सबसे बड़ा लॉ, ये कहते हैं लॉ एज इट वाज। लॉ जो था वो कैसा था, कानून जो था वो कैसा था। फॉर एग्जाम्पल कि जो कस्टम पे डिपेंड करता है, इन फ्यूचर की जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, इट मीन वो कहते हैं कि जो पहले से कानून चलता आ रहा है कानून वही है और अभी तक हम उसी को ही फॉलो करते जा रहे हैं। तो जब सवाल पूछा जाएगा कि लॉ एज इट वाज ये कौन से साइंस में आता है, तो डेफिनेटली हिस्टोरिकल साइंस। एंड द सेकंड इज दैट इज लॉ एज इट इज। तो अभी का कानून है वो क्या है, वो कहलाता है हमारा एनालिटिकल सिस्टम वाला, जो पॉजिटिव लॉ कहते हैं। जो कानून जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसको आप ना पहले देखेंगे ना बाद में देखेंगे। जो अभी रिसेंटली जो चल रहा है यही पॉजिटिव लॉ की थ्योरी है। पॉजिटिव लॉ में अब वो क्या डिफाइन करते हैं कि लॉ एज इट इज, इट मीन्स लॉ हैज नो रिलेशन विद एथिक्स। क्लासियात मोरालिटी के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि लॉ पे क्लासियात पे चलना चाहिए, लॉ जैसा है वो वैसे ही चलेगा। जो कानून बन है वो कवानीन जो है वो पॉजिटिव लॉ की शक्ल में बन जाए, क्लासियात पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो डिपेंड करेंगे किसपे कि आपके जो अभी के हालात हैं, जो लॉ बन रहा है वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट होंगे। तो इट मीन्स कि लॉ एज इट इज ये किसकी थ्योरी है, ये ऑप्शन की थ्योरी है। एनालिटिकल स्कूल वाले जो है वो यही थ्योरी को लेकर चलते हैं कि लॉ इट इज अभी का जो कवानीन है वो क्या है। एंड द थर्ड इज एथिकल। एथिकल का मीन्स ये है कि क्लासियात पे चलना। लॉ को क्या होना चाहिए, लॉ ऑट टू बी मतलब कैसा होना चाहिए, अब किस तरह मतलब इसको क्लासियात पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। इट मीन्स कि कुछ चीजों को हमें इसमें देखना है या नहीं देखना, फ्यूचर में मजीद इसमें तब्दीलियां क्या होंगी, तो वो इस स्कूल पे चलते हैं। अब डिफरेंट काइंड में डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन किया गया। जब सवाल आएगा कि लॉ
It means that is a theory of the action and that is an analytical theory. And law as it was, कैसा था? It means कि law कैसा था? That is a theory of historical theory. So it means अब historical theory means custom. राइट की बात, हिस्टोरिकल थ्योरी जो ली जाती है वो कस्टम से ही ली जाती है। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे कस्टम, फॉर एग्जाम्पल कस्टम को आगे चलकर सोर्सेज में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हम डिफाइन करेंगे कि कस्टम भी कौन कौन से, लोकल कस्टम या यूनिवर्सल कस्टम। ये कौन से कस्टम्स को जो एडमिट करता है, लोकल कस्टम्स को करता है या ये यूनिवर्सल कस्टम्स को ही अप्लाई करता है या अडॉप्ट करता है। तो इट मीन्स कि पहले तो हम वन बाय वन स्टार्टिंग में हमने पढ़ा व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंस, number 2 is the definition of jurisprudence and number 3 is the kinds of jurisprudence. number 4 अब आते हैं कंटेंट। अब कंटेंट क्या है, जूरिस्प्रूडेंस के जो कंटेंट्स हैं वो क्या है, इसमें बेसिकली हम क्या चीजें पढ़ते हैं। तो कंटेंट्स में सबसे पहली चीज जो आती है वो है कंटेंट्स। अच्छा, कंटेंट्स में क्या क्या चीजें आती है इसकी? कंटेंट्स में नंबर 1 सोर्सेज, जो कि हम सोर्सेज को पढ़ते हैं, इसमें से कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे जो है वो जूरिस्प्रूडेंस हम हेल्प लेते हैं कि ये सोर्सेज हैं। And number 2 is a legal concept. Legal concept and number 5 is a legal theory. Sources को तो हम अलग से पूरा प्रॉपर डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, मेरे कॉन्टेंट्स में आ जाए। लीगल कॉन्सेप्ट कौन से जो इसमें हम पढ़ते हैं, तो लीगल कॉन्सेप्ट में आता है यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन किसे कहते हैं? हम अक्सर पढ़ते हैं ना कि पीपीसी में पर्सन जो है, कंपनी भी एज अ पर्सन। क्यों पर्सन है कंपनी? क्योंकि हमारे लॉ ने डिफाइन किया है कि कंपनी इज ऑल्सो पर्सन। यदि पर्सन वो किसी पे केस कर सकती है और उसमें केस हो सकता है, तो इट मीन्स कि कंपनी इज ऑल्सो पर्सन। अब वो डिफाइन करती है कि जेंडर को, कि जेंडर क्या है। तो ये तमाम चीजें जो पर्सन की डेफिनेशन दी है वो जूरिस्प्रूडेंस से ही लेकर लॉ में डाली गई है कि बहुत प्रिंसिपल जो जूरिस्प्रूडेंस है वही प्रिंसिपल यहाँ अडॉप्ट होगा। एंड द सेकंड इज ओनरशिप। ओनरशिप के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये ओनरशिप को किस तरह से डिफाइन करता है, तो ओनरशिप किसे कहते हैं। नंबर 3 ये मैं बात कर रही लीगल कंसेप्ट की, क्योंकि इसकी 3 जो हमने बताया कंटेंट है, कंटेंट में सोर्सेज, लीगल कंसेप्ट एंड लीगल थ्योरी। तो थर्ड इसमें है पोजीशन की बात करता है, टाइटल की बात करता है, ऑब्लिगेशन की बात करता है। ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये कहलाती है, क्या कहलाती है? देयर आर लीगल कंटेंट। मतलब इसके लीगल कंटेंट में जो लीगल कंसेप्ट है वो ये कहलाता है कि इन चीजों को जो डिफाइन किया है उसकी हेल्प हम कहाँ से लेते हैं? जूरिस्प्रूडेंस से। जो लीगल कंसेप्ट की बात होगी तो हम इन चीजों को स्पेसिफाई करेंगे कि वो चीजें, तो इसको अलग से डिफाइन करेंगे। लीगल थ्योरी, लीगल थ्योरी डिफरेंट थ्योरी जो है, जैसे कि बताई कि जो फाइनेंस की थ्योरी है, थ्योरी को डिफाइन करता है। इसके अलावा वो उन्होंने रेस्टोरेंट की थ्योरी है, लीगल रियलिज्म की थ्योरी है, या हम ऑप्शन की थ्योरी है। तो डिफरेंट जो थ्योरीज है उन थ्योरीज को डिफाइन करता है कि लॉ की किस किस क्या क्या थ्योरीज बताई है, कि लॉ बेसिकली है क्या। तो इन तमाम चीजों को वो डिफाइन करता है। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे ये है कि नीड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जरूरत क्यों पड़ी जूरिस्प्रूडेंस की? नीड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है मदर ऑफ ऑल लॉ है। तो मदर ऑफ ऑल लॉ क्यों है? क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज है वो हम देखते हैं कि वो टेक्निकल तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज होती है, उसको समझना इतना इजी नहीं होता। इसी वजह से उन तमाम वर्ड्स को समझने के लिए, उन तमाम प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हमें जो है जूरिस्प्रूडेंस की जरूरत पड़ी है, इसकी नीड पड़ी है। इसीलिए यहाँ पर तमाम चीजें क्या की जाती दी जाती, जितने भी प्रिंसिपल जो हम अडॉप्ट करते हैं, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्टेंडेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ हम देखते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस, ये डिफरेंट तरीके रेस्ट जुडिकाटा, ये कहाँ से आए? ये जूरिस्प्रूडेंस से ही लिए गए हैं। और कोर्ट में भी अगर ऐसे कोई इश्यू आता है जिसको डिफाइन किया जाता है, इट मीन्स कि वो हेल्प कहाँ से हमें मिलती है? जूरिस्प्रूडेंस से ही मिल जाती है। तो जूरिस्प्रूडेंस इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस नॉट अ लॉ। देखिए ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ कानून नहीं है, ये सिर्फ मदर ऑफ लॉ है। इससे हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं, हेल्प लेते हैं, ओनली हेल्प करता है। क्योंकि ये कानून तो नहीं है, कहीं पे आपने सुना है कि यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस का लॉ अप्लाई होगा, अप्लाई नहीं होता। उससे सिर्फ हेल्प ली जाती है कानून की इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कानून की लेजिस्लेशन करने के लिए। तो ये सिर्फ हेल्प करता है, कि मदर ऑफ लॉ है। ये तमाम कानून का क्या है? तमाम कानून की मां है। हेल्प जिस चीज से ली जाए इसका मतलब है कि वो हेल्पफुल कानून है। तो इट मीन्स कि इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तमाम कानून उसी से हेल्प लेते हैं तो इट मीन्स कि हमें भी इसको समझना जरूरी है कि ये है क्या। वैसे जब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अक्सर ये लगता है कि ये कौन सी चीजें क्या है, लेकिन जब पढ़ते रहते हैं तो तमाम चीजें हमें वन बाय वन इसमें
क्लियर होती जाती है कि बेसिकली ये है क्या। एंड द नेक्स्ट इज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है जूरिस्प्रूडेंस से वो है कमांड थ्योरी इसकी, कि कमांड थ्योरी क्या है, लॉ की जो कमांड थ्योरी है। जाहिर है आपसे सवाल किया जाएगा कि व्हाट इज लॉ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो लॉ की डेफिनेशन क्या है बेसिकली, हम कहते तो हैं कि लॉ, लेकिन लॉ की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे बेस्ट थ्योरी जिसे कमांड थ्योरी दी है वो ऑप्शन में दी है। अब ऑप्शन क्या कहते हैं कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन backed by sanctions. Law is a command of sovereign backed by sanctions. It means कि law जो है वो कमांड है किस चीज का, सॉवरेन का और उसके सेंशंस का, backed by sanctions. अब इन तीन अल्फाज इसमें आते हैं, तीन अल्फाज को जो हम डिफाइन करते हैं तब हमें पता चलता है। नंबर वन इसमें बताते हैं कि कमांड, कमांड मीन्स किसी भी हुक्म को मानना। अब हुक्म को कैसे मानना, इट मीन ये नहीं कि जबरदस्ती जबरन किसी हुक्म को मानना, किसी को कैसे जो है कोई प्रेशराइज करके उसको कोई जो पार्लियामेंट कवानीन बनाती है उस हुक्म को मानना, इट मीन ये कमान है उसकी। और सॉवरेन मीन वो जो हुकूमत है, जो कि पार्लियामेंट है आपकी, जो कि कानून बनाती है। अब आप अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं कहीं पे, तो ट्रैफिक के अगर रूल्स को तोड़ते हैं तो कुछ नहीं होगा, आप आगे जाने के लिए पहले चले जाते सिग्नल तोड़ देते तो क्या होगा। जाहिर है आपने क्या किया कि हुक्म की नाफरमानी की, किसके हुक्म की, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। इट मीन्स के सॉवरेन भी है, कमांड भी है और सेंशंस भी है। सेंशंस क्यों है, क्योंकि आपको क्या करता है, सजा दी जाती है इसका। तो जब ये तीन चीजें होंगी इट मीन्स के वो कानून है। बात ऐसी चीजें होती है कि मैंने आपको कह दिया कि ये आप मुझे कपड़े पहने अच्छे नहीं लग रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सजा देंगे या आप इस हुक्म को भी मानेंगे, ये कानून में नहीं है। इट मीन्स कि इसको पार्लियामेंट ने क्लियर नहीं किया। लेकिन अगर हम कहीं ट्रैफिक में किसी जगह पर जा रहे होते हैं, इलीगल तरीके से रॉन्ग ड्राइव करके जा रहे हैं जहाँ पे पाबंदी लगाई गई है, उसको फॉरन कर उसके लिए क्या है कि हमने हुक्म को नहीं माना और क्या किया कि सॉवरेन ने जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था उसकी खिलाफवर्जी की बदले में हमें क्या सजा मिली। तो लॉ जो है वो बेसिकली क्या है, इसकी सिंपल डेफिनेशन, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सेंशंस। कमांड है किसका, कमांड है सॉवरेन का और सेंशंस बैक्ड बाय सेंशंस। सजा किसके थ्रू दी जाती है, सेंशंस के थ्रू। तो इट मींस द ऑप्शन की जो थ्योरी है दैट इज द बेस्ट थ्योरी ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। लॉ के लिए जब भी सवाल अक्सर देखते हैं इंटरव्यू तक बार लोग जब पहुंचते हैं सिविल जज के लिए भी हमने देखा है तो उनसे ये डिफिकल्ट सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट इज लॉ, लॉ की डेफिनेशन क्या है। तो बाद में ये कंफ्यूज होते हैं भाई आज तक तो पढ़ी नहीं है तो लॉ की डेफिनेशन क्या है। तो लॉ की डेफिनेशन ये सिंपल जो ऑप्शन में कमांड थ्योरी बयान किए गई लॉ की डेफिनेशन है और इसी को भी कंटिन्यू लेकर हम चलते हैं। नेक्स्ट इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें इसमें आती है, प्रोसीजर लॉ एंड द सब्सटेंटिव लॉ। अब हमारे पास लॉ दो टाइप के होते हैं, नंबर वन इज सब्सटेंटिव लॉ एंड नंबर टू इज प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ कौन से और प्रोसीजर लॉ कौन से, ये तो सबको पता होगा अगर कोई प्रैक्टिस करता है। सब्सटेंटिव लॉ हमारे पास है पीपीसी है, पैट्रिक रिलीफ एक्ट है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये तमाम कहलाते हैं कौन से, ये हुदूद ऑर्डिनेंस है, ये तमाम के तमाम कहलाते हैं सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जो है उसकी मीनिंग क्या है, बेसिक व्हाट इज अ सब्सटेंटिव लॉ। एक है प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर लॉ का मतलब तरीकेकार को बताना। सब्सटेंटिव लॉ मीन्स होता है कि ग्रांट करना या उस चीज को विड्रॉ करना। ग्रांट करना मतलब किसी का राइट देना या किसी से उसका राइट छीनना, ये दोनों चीजें सब्सटेंटिव लॉ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के पीपीसी में क्या है कि पीपीसी ने हमें एक बात बताई कि जो मर्डर केस है उसमें जो है आप क्या करेंगे, उसको पनिश करेंगे फांसी देकर। इट मीन्स कि दैट इज क्लियर कि आपने एक से राइट छीना और दूसरे को राइट दिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने क्या किया, किसी ने खिलाफ वर्जी की तो आपने क्या किया, उससे लेकर दूसरे को दिया। ग्रांट करना एंड विड्रॉ करना राइट्स को, वो क्या कहलाता है हमारा सब्सटेंटिव लॉ। और पीपीसी हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, नॉट अ प्रोसीजर लॉ। क्यों, क्योंकि वो बताता है कि दिस सेक्शन इज डिफाइंड ऑफ द दिस क्रिमिनल एक्ट। अगर हम देखते हैं कि वो बताता है 302 जो है वो बेसिकली पनिशमेंट ऑफ मर्डर है, कत्लेआम है, नॉट द डेफिनेशन ऑफ द कत्लेआम। वो हमें बताता है कि पनिशमेंट क्या है। डेफिनेशन हमें कौन से सेक्शन बताता है, 300 बताता है कि डेफिनेशन क्या है कत्लेआम की। तो पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, वो सीक्वेंस में चलता है। सीक्वेंस में किस तरह चलता है, तो फ्लो में इस तरह आता है कि फला आपने अगर ये ऑफेंस किया है तो इसकी पनिशमेंट ये, आपने ये ऑफेंस किया है इसकी पनिशमेंट ये, तरीके कार बता दिए। लेकिन प्रोसीजर लॉ नहीं बताया कि अडॉप्ट कैसे होगा। अब प्रोसीजर लॉ क्या कहता है, तो प्रोसीजर लॉ डिफाइन करता है कौन सी चीजें, सीआरपीसी एंड सीपीसी, दैट इज प्रोसीजर लॉ।
अब वो ये बताता है कि एक शख्स से आपने राइट छीना या राइट दिया, इट मीन कि किसी ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो आप उसको अगर पनिश करेंगे, डायरेक्टली तो आप नहीं कह सकते कि भाई उसको फांसी दी जाए, इसने ये किया है। प्रोसीजर लॉ अडॉप्ट करेंगे ना। प्रोसीजर लॉ में क्या बताया है कि पहले एफआईआर होगी, फिर रिमांड होगा, फिर चालान सबमिट होगा, फिर उसका जो प्रोसीजर है वो तमाम का तमाम कॉपी सप्लाई, चार्जेस, एविडेंस रिकॉर्ड एंड एंड ऑफ द टाइम तो जजमेंट के थ्रू पनिश किया जाएगा या उसको एक्विट किया जाएगा। यही हमारा प्रोसीजर लॉ है। तो ये दो चीजें हमें मिली कहां से, ये भी आपके जूरिस्प्रूडेंस ने डिफाइन की है कि प्रोसीजर लॉ क्या है और हमारा सब्सटेंटिव लॉ क्या है। अब लॉ की बात जब फाइंड जो हम कहते हैं कि लॉ जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि फाइंड जो है वो 2 है, एक सब्सटेंटिव है, प्रोसीजर है। तरीके जो होते हैं वो लॉ कितने टाइप्स के होते हैं? 3। एक होता है हमारा जो है प्रोसीजर लॉ होता है, एक हम कहते हैं कि जो एक जनरल लॉ होता है, एक स्पेशल लॉ होता है एंड थर्ड इज लोकल लॉज होते हैं। स्पेशल लॉ कौन सा होता है कि पूरा मुल्क और उसके खास लोग, फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट को टेररिस्ट एक्ट, अब टेररिस्ट एक्ट सिर्फ उस पर अप्लाई होगा, पूरे मुल्क पे अप्लाई होगा, तमाम लोगों पे, लेकिन स्पेसिफिकली उस पर होगा जो कि टेररिस्ट होंगे उनको ही अप्लाई किया जाएगा। जितना सिविल सर्विसेज लॉ, अब सिविल सर्विसेज लॉ दैट इज स्पेशल लॉ, पूरे मुल्क के जो सर्विसेज के एम्प्लॉयज होंगे उन पर ही एप्लीकेबल होगा। जनरल लॉ मीन्स के पूरा मुल्क और उसके सारे लोग। अब जनरल लॉ मीन्स के सारे लोग, पीपीसी हमारा सब पे अप्लाई होता है, सीआरपीसी सब पे अप्लाई होता है और हमारा सीपीसी सब पे अप्लाई होता है। इट मीन्स दैट इज अ जनरल लॉ। स्पेशल लॉ हमारे पास नॉर्मल एक्ट है, एपीसी एक्ट है, सिविल सर्विसेज लॉ है, डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, तो ये स्पेशल लॉज कहलाते हैं। लोकल लॉज कौन से होते हैं? लोकल लॉज वो होते हैं कि एक इलाका और उसके सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल कोई इलाका कौन सा, सिंध रेवेन्यू एक्ट सिंध पे अप्लाई होगा ओनली, पंजाब पे अप्लाई होगा, समझे तो सिंध के लोग और वहां से कमाएंगे, वहां पे अप्लाई होगा। पंजाब में आप जाएंगे तो वो लॉ चेंज हो जाएगा, वहां पे हम पंजाब रेवेन्यू एक्ट को अप्लाई करेंगे, वहां पे हम सिंध को अप्लाई नहीं कर सकते। तो लोकल लॉज हम उसको कहते हैं। यहाँ पे लोकल लॉज म्यूनिसिपल लॉज को कहा जाता है, म्यूनिसिपल लॉज लोकल लॉज नहीं है। यहाँ पे जो लोकल लॉज है वो ये लॉज है और इनकी जो लेजिस्लेशन की जाती है वो पार्लियामेंट से की जाती है। तो जो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डिनेट्स लॉ कौन से, उनकी लेजिस्लेशन और सुपीरियर लेजिस्लेशन जो इनमें डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट इसमें है, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो बड़ा पूछा जाता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है एंड द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लग जाते हैं, दे एक फैक्ट एक लॉ। फैक्ट एंड लॉ, फैक्ट मीन्स क्या होता है? फैक्ट के मायने तो सबको पता है कि हकायक, हकीकत, एंड लॉ मीन्स कानून है। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट किस पे डिपेंड करते हैं? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है जाहिर सी बात है किस पे डिपेंड करते हैं? पार्टीज पे डिपेंड करते हैं। सवाल किया जाता है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली वो पार्टीज पे डिपेंड किया जाता है कि पार्टीज जो है वो हकायक को प्रूव करेंगे थ्रू विटनेसेस, थ्रू गवाह, कि भाई ये हुआ था, किसने देखा? इन गवाहों ने देखा। इसने चोरी की थी, किसने देखा? इन विटनेसेस ने देखे, पार्टी का क्लेम था। अब विटनेसेस क्या करेंगे? उस फैक्ट को, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। और इसीलिए हम क्वेश्चन ऑफ लॉ को अगर लेते हैं तो वो कौन करेगा? वो लाजी बात है कि कोर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इशूज जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? पार्टी से डिसाइड ही करेंगे, डेफिनेटली कोर्ट डिसाइड करेगी दैट इज मेंटेनेबल और नॉट मेंटेनेबल। अगर हम कहते हैं कि ये टाइम बार्ड है तो लिमिटेशन किसको डिसाइड करनी है? कोर्ट को डिसाइड करनी है डेफिनेटली। अगर हम कहते हैं इसमें कि ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो ये भी डेफिनेटली कोर्ट ही डिसाइड करेगी दैट इज ज्यूरिसडिक्शन और नॉट ज्यूरिसडिक्शन। तो इट मींस के क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो कोर्ट डिसाइड करता है, कानून डिसाइड करता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिसाइड करती है पार्टीज। जब ये सवाल आता है डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस लाजमी बात है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का होगा तो पार्टीज डिसाइड करेंगे थ्रू विटनेसेस, एंड द क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो डेफिनेटली वो डिसाइड करेगा, आपका कौन? कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस इसलिए हमने कहा था कि तमाम चीजों का निचोड़ हमें बताता है कि ये बेसिकली कानून क्या है, उसके अल्फाज क्या है। नेक्स्ट इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कॉडिफिकेशन। अच्छा, कॉडिफिकेशन क्या चीज है? कॉडिफिकेशन मीन्स कोड। हमारे लॉ में जो है वो डिफरेंट कोड दिए जाते हैं। कोड कौन से होते हैं? हम कहते हैं कि 302, और 302 किसी घर का नंबर भी हो सकता है, लेकिन हम फॉरन में क्या करते हैं कि कतलेआम, हम कहते हैं कि 420, वो पैसों की काउंटिंग में भी यही चीज है, लेकिन फिर भी हम उसको लेके जाते हैं फ्रॉड।
इट मीन्स कि वो फ्रॉड की तरह पूरी चीजें आती हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीजें को ये क्या है, ये कोड है जो कि कहाँ बताए गए हैं, हमें कानून में बताए गए हैं, कानून में इनको कोड बताया। अच्छा, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं कि अनकोडिफाई होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कोडिफाई होते हैं। अब जो कोडिफाई कानून होते हैं उनमें कानून के आर्टिकल डिफरेंट टाइप से दिए जाते हैं। इसी तरह से हमारा पीपीसी है, उसमें तमाम कोड दिए जाते हैं। कोड क्या है ये मैंने बता दिया कि जिनके सेक्शन मेंशन है, जिनका कोड मेंशन। अब हम डायरेक्ट में लिख लेंगे किसी के लिए किसने फ्रॉड किया, तो सजा कहाँ से पता चलेगी, लाजिम बात है कि 420 लगेगा तब हमें पता चलेगी कि इसने फ्रॉड किया, इसने कत्ल किया। अब कत्ल की कौन सी कानून है ये नहीं पता चल रहा, लाजिम बात है अगर 302 है, 320 है, 322 है, कौन सी कानून है, हमें इस कोड को देख के पता चलेगा, वो डिफाइन करेगा हमें कि ये कहलाते हैं कौन से कोडिफाइड लॉ। और अनकोडिफाइड लॉ कौन से थे, फ्रॉड के कानून में कभी भी कोई कोड नहीं होता, इसमें से डेफिनेटली न्यूसेंस होगा या नेग्लिजेंस होगी तो उनको पनिश किया जाएगा। जितनी बड़ी नेग्लिजेंस होगी इतनी बड़ी पनिशमेंट होगी, जितनी छोटी नेग्लिजेंस होगी उसके मुताबिक पनिश किया जाएगा। तो जो फ्रॉड के कानून है, और ये बात भी बता दें कि जो यूके का कानून है उसमें भी वो कोडिफाइड नहीं है, अनकोडिफाइड है, ठीक है ना, वहां के कानून जो है वो अनकोडिफाइड है। तो यहाँ के जो कानून है वहां पे हमें कोडिफाइड कानून मिलते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि डेफिनेशन क्या है इसकी, तो डेफिनेटली हम क्या कहते हैं कि ये जो है हमारा जो कानून है, पीपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये क्या है, कोडिफाइड लॉज है। और ये कोडिफाइड का जो आर्टिकल है, जो सेक्शन है, ये कहाँ से होती है, डेफिनेटली ये पार्लियामेंट हमारी करती है। इन तमाम चीजों को वन बाय वन कौन करती है, पार्लियामेंट करती है। और कहाँ से लेती है, जूरिस्प्रूडेंस से लेती है, जो कि हमारा मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के वक्त और हालात को देखते हुए हमें इन कवानीन को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है, अब आते हैं सोर्सेस की तरफ। सोर्सेस इसमें क्या क्या है, सोर्सेस ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस या सोर्सेज ऑफ लॉ। अच्छा, सोर्सेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम सबसे पहले जो चीज देखेंगे, अब ये कहते हैं कि एक होता है मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स में क्या क्या चीजें आती है, डिफरेंट तरीके से आती है। तो मटेरियल सोर्स को हमें पता है कि मटेरियल और फॉर्मल सोर्स हो गए, फॉर्मल सोर्स तो हमारे पास जहां से मिल जाए वो तो डेफिनेटली हो गए। मटेरियल सोर्स में जो चीज आती है, सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स क्या है, अच्छा लेजिस्लेशन भी टू वर्ड्स है। तो पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन, इट मीन्स के लेजिस मीन्स के लॉ एंड द नेशन मीन्स के मेकिंग, लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग मीन्स के लेजिस्लेशन मीन्स लॉ मेकिंग, मतलब कानून साजी करना, कानून बनाना। तो कानून को जो बनाया जाता है उसे कहा जाता है कि लॉ मेकिंग करना या लेजिस्लेशन करना। तो लेजिस्लेशन में जो हमारे पास सबसे बड़ा जो पावरफुल इदारा है, सुपीरियर एक होता है। तो सुपीरियर तरीके से जो सुप्रीम इदारा होता है वो पार्लियामेंट है, एक होता है सब ऑर्डिनेंस। दो तरह की लेजिस्लेशन होती है, पहली होती है सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड द सेकंड होती है सब ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन। जो सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है वो कौन करता है, वो लाजिम बात है सॉवरेन करता है, पार्लियामेंट। सबसे बड़ा इदारा हमारे पास जो मौजूद है लेजिस्लेशन का, वो पार्लियामेंट है डेफिनेटली। तो पार्लियामेंट क्या करता है, उसे कहा जाता है सुप्रीम लेजिस्लेशन जो करता है वो पार्लियामेंट करता है। एंड द सेकंड इज जो सब ऑर्डिनेंस होते हैं, सब ऑर्डिनेंस में मतलब डिफरेंट तरह के जो इदारे होते हैं वो जो अपनी लेजिस्लेशन करते हैं, अपने कानून बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है कि सब ऑर्डिनेंस। म्युनिसिपल के लॉ, जैसे म्युनिसिपल लॉज होते हैं, या हम देखें इकोनॉमिकल लॉज होते हैं, या जुडिशियल लॉज होते हैं, जो अपने इदारे अपने स्कूल या कॉलेजेस में आप देखें उनके अपने कानून बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सब ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन। अब उनके कानून अपने तो होते हैं, बट सुपीरियर कौन है, हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इनको जो है खत्म कर सकता है, लेकिन ये पार्लियामेंट के कानून को खत्म नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट कभी भी कोई ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जो कि उसके अगेंस्ट हो। ये सिर्फ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो लॉ में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो फॉरन जाके पार्लियामेंट में ये लॉ दिया लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते। तो सुपीरियर जो लॉ लेजिस्लेशन हमारी करता है वो है पार्लियामेंट करता है। एंड सेकंड इसमें जो करता है लॉ मेकिंग सब ऑर्डिनेंस की तरफ से, जो म्युनिसिपल लॉ, जुडिशियल लॉ, डेलीगेटेड लॉ, डिफरेंट टाइप के जो लॉ हमारे बनाए जाते हैं वो तमाम सब ऑर्डिनेंस लॉ कहलाते हैं। इसमें एक और चीज आती है, अब आते हैं कि कस्टम। सेकंड इसमें सोर्सेज है कस्टम। कस्टम्स को हम क्या कहते हैं, कस्टम मैंने शायद लास्ट के लेक्चर में भी इंटरनेशनल लॉ में बताया था कि प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल।
इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। कस्टम जो होता है वो प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल होता है, जो कि कंटिन्यूसली जो कर रहे होते हैं उस चीज को अडॉप्ट करना। अब कस्टम भी दो दो टाइप के होते हैं, एक लोकल कस्टम होता है, एक यूनिवर्सल कस्टम होता है। लोकल कस्टम कौन से होते हैं? किसी खास इलाके का कस्टम जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे इलाके का मकसद ये नहीं है कि पंजाब का इलाका या सिंध का इलाका, कोई ऐसा स्टेट जो कंटिन्यू उसको करता आ रहा है उसको अडॉप्ट करना, तो उसको कंटिन्यूसली लेकर चलना। जैसे यूके में जो कस्टम है वो बहुत पुराना है, तो यूके में सब उसको फॉलो करते, एक मखसूस तबका या इलाका नहीं करता। तो इट मीन्स के लोकल कस्टम वो होते हैं जो कि शुरू से चलते आ रहे हैं वहां पे। यूनिवर्सल कस्टम वो है जो कि गॉड की तरफ से दिए गए, अल्लाह की तरफ से दिए गए, वो कस्टम जिनको डिफाइन करना है, जो शुरू से हमें पता है कि प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल चलते हुए आ रहे हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, जिनको हर दुनिया में हर मुल्क को खास इलाका नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क अडॉप्ट करता है, मकसद तो उसको सीखा गया है, उसको समझा गया है, तो ये तमाम यूनिवर्सल कस्टम कहलाते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल कस्टम की जो बात करते हैं हिस्टोरिकल वाले करते हैं, पॉजिटिव लॉ वाले कस्टम की बात नहीं करते। वो कहते हैं लॉ पहले जैसा था वैसा नहीं रहेगा, जो अब है वो है, जैसा पुराना चलता हुआ आ रहा है वो नहीं, जो अभी है वो है। लेकिन यहाँ पे अगर हिस्टोरिकल वालों की बात करें तो वो कहते हैं कि कस्टम को आप जो है क्या कर सकते हैं, एज ए लॉ, एज ए सोर्सेज ऑफ लॉ आप उससे अडॉप्ट करते हैं। अब यहाँ पे यूके के मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है ये कि कस्टम भी होना चाहिए कि 1000 साल कम से कम पुराना है, तब जाके डेफिनेटली इसको आप अडॉप्ट करेंगे। ये नहीं कि कल का कस्टम आ गया तो इसको आपने अडॉप्ट कर लिया। 1000 साल जो पुराना कस्टम होगा डेफिनेटली उसको आप अडॉप्ट करेंगे, और जबरदस्ती अडॉप्ट नहीं करवाएंगे। कोई खुशी से अपने अडॉप्ट करेगा तब आप उसको अडॉप्ट करवाएंगे। ये नहीं कि मेरा कस्टम है तो आप भी इसको अडॉप्ट करें या बाकी सब भी करें, ऐसा नहीं होता। तो ओल्डेस्ट जो लेजिस्लेशन है वो कस्टम है, क्योंकि पहले जो कवानीन अगर नहीं थे तो जो हेल्प ली जाती थी वो कस्टम से ही ली जाती थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मुस्लिम लॉ में तो मैरिज जो है, निकाह जो है ऑल्सो कस्टम, मैरिज भी एक कस्टम है। इसके अलावा तलाक को ले, इसके अलावा अडॉप्शन को ले, इसके अलावा आप जो है सफीर जो हम देते हैं, सेंडिंग ऑफ सफीर भेजते हैं, डिप्लोमेटिक पर्सन देते हैं, दैट इज ऑल्सो कस्टम। ये तमाम चीजें कस्टम है, और ये यूनिवर्सल कस्टम्स कहलाते हैं। यूनिवर्सल कस्टम्स भी कहलाते हैं कि शुरू से चलते आ रहे हैं, आप उनको कानून में नहीं कह सकते। निकाह को आप नहीं कहेंगे तो ये लॉ है, ये कस्टम है, और ये चलता आ रहा है, तो सिस्टमाइज चलता आ रहा है, यूनिवर्सल है। हर जगह पे मुसलमान अगर रहते हैं किसी भी कंट्री में किसी भी जगह पे, तो उनका प्रोसीजर शादी का निकाह ही है, आप दूसरा कोई कस्टम उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो इट मीन्स के ये यूनिवर्सल कस्टम है। लोकल कस्टम ये है कि ये जैसे डिफरेंट इलाकों को मैंने पहले बताया कि वो फॉर एग्जाम्पल यूपी का जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा कस्टम पे डिपेंड करता है, वो हम देखें वो यहाँ पे हमारे पास कहीं रिटर्न में नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा डिफाइन करता है अपने कस्टम पे। इट मीन्स के वो पूरा कस्टम पे चलता है। तो ये क्या कहलाता है, लोकल कस्टम, कि सिर्फ यूके तक है। अब यूके के कस्टम को कोई और अडॉप्ट नहीं करता, वो लोकल कस्टम है। अच्छा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट जो थर्ड है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स क्या होते हैं कि प्रेसिडेंट मीन्स के जो लॉ की तरफ से जुडिशरी की तरफ से जो ऑर्डर दिए जाते हैं उनको लॉ का हिस्सा बनाना। ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई कानून जिसको डिफाइन किया जाए, फॉर एग्जाम्पल कि आपने सुना होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जब इसको डिफाइन किया गया ब्रह्मपुर केस में, तो वो केस भी बताते चले, आई थिंक मतलब बुको केस में उसको डिफाइन किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, मतलब नजरिया जरूरत के तहत ऐसा कोई कवानीन जिसको डिस्कस किया जाए और उसको कंटिन्यूसली सिर्फ फॉलो भी किया जाए, आगे चल के उसको प्रिंसिपल बनाया जाए, इस तरह के कवानीन क्या कहलाते हैं, प्रेसिडेंट्स कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट है, हमें पता है अगर वो कोई ऑर्डर पास करती है तो लोअर कोर्ट का बॉडी कोर्ट जो है वो पाबंद है कि उस लॉ को फॉलो करें, क्योंकि उसकी हैसियत वही है जो कि कानून की है। तो प्रेसिडेंट्स वो होते हैं जो सुपीरियर ऑर्डर को नीचे फॉलो करना। इस केस में इस चीज को डिस्कस किया गया है तो तब ऑर्डिनेट कोर्ट लाजमी बात है कि उस चीज को वहां भी लॉ में डिस्कस करेंगे। तो ये कहलाते हैं हमारे पास प्रेसिडेंट। इनसे भी हम क्या ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं नए कानून बनाने के लिए। हमारे पास अक्सर कहा जाता है जो फैमिली लॉ है उसकी जुरिडिक्शन बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो किसी को डिपेंडेंट नहीं है कि लाजमी बात है कि खुला के मैटर में आपको 2 महीने में खुला ही ग्रांट करनी है, सिर्फ उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द करना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किससे देनी है कि दोनों में रजामंदी हो जाए। यही करते हैं, मजीद आप टाइम देना चाहें आप दोनों को टाइम दे सकते हैं। अब ये नहीं है लॉ को नहीं आपको खुला ही ग्रांट करनी है तो आप करें, आप पाबंद है। तो इस मीन्स के कुछ जुरिडिक्शन हमारी लॉ में ऐसी दी गई है
कि उनको हम देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा वसी है। हम कहते हैं कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर फैमिली कोर्ट की देखी जाए तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वो कुछ ऐसे फैसले करती है जो उसके ऊपर डिपेंड करता है उस वक्त और हालात पे। तो हमें ये बताया जाता है कि प्रेसिडेंट होते वो उस वक्त और हालात का, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डकैती का क्राइम करके आता है, ऑफेंस करके आता है, तो उसकी पनिशमेंट तो वहां पे लिखी गई है, लेकिन बाद दफा हमारे पास क्या होता है, उसको सजा कम दी जाती है, बाद दफा उसकी मुताबिक दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उस वक्त के फैक्ट्स को देखा जाता है कि आया ये फैक्ट्स सारे एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो इस तरह से आगे आगे चलते हैं उसमें। तो प्रेसिडेंट है नंबर 1, इसमें क्या था, मटेरियल फोर्सेस है, नंबर 2 इज द लेजिस्लेशन एंड नंबर 3 इज द कस्टम, नंबर 4 लास्ट हमने बताया था प्रेसिडेंट। ये मेन फोर्सेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है। अगर पूछा जाता है कि मेन फोर्सेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कौन से, तो हमें डेफिनेटली ये 4 डिफाइन करें। अब आते हैं नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ क्या है? जुरिस्प्रूडेंस में एक चीज हमें बताई जाती है, नेचुरल लॉ। व्हाट इज द नेचुरल लॉ? पहले मैंने बताया कि बार बार इसलिए बता रही थी, ये जहन में आपके रहे कि जुरिस्प्रूडेंस इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ एंड आल्सो ग्रामर ऑफ ऑल लॉ। तमाम कवानीन की ये ग्रामर है, हम इससे हेल्प लेते हैं। अगर कोई अल्फाज हमें समझ में नहीं आता है तो हम इससे हेल्प लेते हैं। किस तरह हेल्प लेते हैं कि अभी एक डिफाइन किया कि कुछ कवानीन में आपने जेंडर के बारे में देखा होगा। अब अगर मैं पीपीसी का सेक्शन 8 बताऊं तो सेक्शन 8 क्लियर करता है जेंडर को। वो कहता है कि ही, पूरे पीपीसी में कहीं शी नहीं नजर आएगा। इट मीन के जो औरत है उसके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन, क्योंकि शी नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो वहां पे पीपीसी में जो जेंडर है वो ही शी के लिए भी है, ही इसके लिए भी है, ही दे के लिए भी है, वो सबके लिए है। वो ही स्पेसिफिकली आप किसी औरत ने कत्ल किया, डेफिनेशन को तो कह रहे हैं कि ही, तो आप उसको शी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो जेंडर का अगर सेक्शन 8 को हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 8 में जो डेफिनेशन ऑफ जेंडर लिखी है वहां पे उन्होंने क्लियर किया कि ही, शी, इट, दे, जो भी आएगा उसके लिए स्पेसिफाई आप वर्ड यूज करेंगे ही का। अब ये क्लियर हमने किसने किया? पर्सन की डेफिनेशन में जब हम गए तो जुरिस्प्रूडेंस में हमने क्लियर किया। तो हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। बार बार प्रोसीडिंग करते हुए हम इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीपीसी में तो लक्ष्य है ही, तो मतलब कि पीपीसी जो है वो औरतों को अप्लाई नहीं होगा। जबकि वो पर्सन में किसी औरत मर्द की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हर वो पर्सन जो राइट रखता है वो पर्सन है। जुरिस्प्रूडेंस पर्सन की डेफिनेशन को इस तरह लेके चलता है कि जो शख्स राइट रखता है वो पर्सन है। अब उसमें ही है, शी है, फीमेल है, कोई भी है, वो तमाम के तमाम पर्सन की डेफिनेशन है। जिसमें कंपनी है, कंपनी की लीगल बर्थ तो नहीं हम देखते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, आर्टिफिशियल बर्थ है, बट वो ऑल्सो पर्सन। तो उसको किसने डिफाइन किया? हमारे पीपीसी ने डिफाइन किया, पीपीसी में सेक्शन 8। अब उसी की डेफिनेशन ही कहां से गई है? जुरिस्प्रूडेंस से गई है कि पर्सन को किसने, क्योंकि हेल्प लेने के लिए कोर्ट जो होती है, जो लीगल रिलीजन वाले हैं वो यही कहते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट है। प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट क्यों है? कोर्ट जब ऐसे मामला होती है तो वो हेल्प कहां से लेती है? जुरिस्प्रूडेंस से लेती है कि आया उसने पर्सन को किस तरह डिफाइन किया है, आया उसने जो है वो ही और शी को किस तरह डिफाइन किया है। तो ये तमाम चीजें जेंडर के बारे में क्या है, ये तमाम चीजें हमें जो बताता है वो बताता है जुरिस्प्रूडेंस। अब नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ मीन, नेचुरल लॉ को हम डिवाइन लॉ भी कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। अच्छा ये क्या कहलाते हैं? जो नेचुरल लॉ होते हैं, जो पॉजिटिव लॉ तो डेफिनेटली मैंने आपको कहा मेन मेकिंग लॉ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल लॉ एंड द पॉजिटिव लॉ? तो डिफरेंस ये है कि वो अल्लाह के मेकिंग गॉड मेकिंग लॉ है और ये क्या मेन मेकिंग लॉ है। जो पॉजिटिव लॉ है, पॉजिटिव वाले जो है वो मानते नहीं है नेचुरल लॉ को, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर नेचुरल लॉ नहीं है तो प्लीज तो पॉजिटिव लॉ ही नहीं है। नेचुरल लॉ मीन्स क्या है कि अगर कहीं पे कोई कत्ल होता है, फॉर एग्जाम्पल तो दुनिया के हर इलाके में, हर दौर में, हर मजहब में आज से अगर आप पहला इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बनाया था वो भी कत्ल हुआ था तो उस वक्त भी सबने कहा था कि ये गलत है। दैट इज नेचर, नेचुरल लॉ। नेचर की जब बात होती है कि आप मुझसे उस चीज को एक्सेप्ट करें, व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट, राइट क्या है और रॉन्ग क्या, दैट इज द नेचुरल लॉ। मैं आपको कहूं तो ये बुक अच्छी नहीं है, आप इसको बुरा मान लें तो ये आपका नेचर है। अब इसमें कोई कानून नहीं है, लेकिन आपने उस चीज को फील किया कि इन्होंने ये गलत कहा है। अगर मैं कहूँ तो ये बुक बहुत अच्छी है तो आपको खुशी फील होगी कि मेरी बुक को अच्छा था। तो ये नेचर के जो लॉ कहलाते हैं वो डेफिनेटली वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल लॉ कहलाते हैं। इसलिए जो पॉजिटिव लॉ क्या कहता है कि नहीं,
जो अभी का है, जिस चीज का जो है क्या लेजिस्लेशन की गई है, जिसको कानून का दर्जा दिया गया, सिर्फ वो लॉ है, नेचुरल लॉ नहीं है। जो इंसान किसी चीज को गलत मानता है वो लॉ नहीं है। जबकि हम कहते हैं कि आप जिस चीज को खुद गलत मानते हैं दैट इज नेचुरल लॉ। खुद से आपको पता है, माँ बाप का फर्ज है कि औलाद का ख्याल रखे, नेचुरल लॉ है। ये बाद में उसको लॉ में तब्दील किया गया कि आपकी किफायत और निजामत की जिम्मेदारी जो है माँ बाप की, बट ये नेचुरल लॉ है, शुरू से चलता हुआ आ रहा है। आज का कवानीन नहीं है कि अब बना दिया गया कि माँ बाप जो है औलाद को मेंटेन करेंगे, लेकिन नेचर में आ रहा है। शुरू से आप देखिए, जब भी औलाद पैदा हुई माँ बाप ने ख्याल रखा है, तो प्लीज के नेचुरल लॉ है। इसी तरह से कत्ल करीम में भी अब जाके कानून बने, लेकिन नेचर में तो पहले से कत्ल एक गलत चीज है। आज तक किसी भी मजहब, किसी भी कानून, किसी भी इंसान ने कत्ल को कभी सही नहीं कहा, चाहे वो गलती से है या आपने जानबूझ के किया है। दोनों टाइप में तो नेचुरल लॉ क्या कहते हैं, मोरालिटी पर डिपेंड करता है, और पॉजिटिव लॉ जो है मोरालिटी पर डिपेंड नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, कानून कहता है कि गलत है तो गलत है, कानून कहता है कि सही है तो सही है। वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्या कहते हैं, आपका नेचर क्या कहता है। तो डेफिनेटली जो नेचुरल लॉ होता है वो हमारे सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट लॉ होंगे, यूनिवर्सल लॉ भी इनको कहते हैं, डिवाइन लॉ भी इनको कहते हैं। तो ये वो लॉ है जो हमारे नेचर के अंदर होते हैं और चलते आ रहे हैं, जो कि डिपेंड करते हैं मोरालिटी पे, जो राइट और रॉन्ग को खुद डिफाइन करते हैं। इसके तरफ दूसरी सेकंड टाइप हम देखते हैं जो पॉजिटिव लॉ है, वो कहते हैं कि नहीं, जिसको कानून की हैसियत मिल गई सिर्फ वो लॉ है, अदरवाइज कोई भी कानून लॉ। इसीलिए माँ बाप को औलाद का ख्याल रखने के लिए हमने कानून को क्या किया, कानून बनाया। कत्ल को हमने सजा के तौर पर यूज किया, तब जाके उसको हमने प्रूव किया कि हाँ अब इसको ये सजा होनी चाहिए। तो क्या किया हमने कि लॉ मेकिंग कर दी। लॉ मेकिंग के बाद हमने क्या बताया कि संसद भी आ गया, कमान भी आ गया, तो सॉवरेन भी आ गया। इट मीन्स अब वो कंप्लीट लॉ बन गया। लेकिन हेल्प हमने कहा तो नहीं, नेचुरल लॉ से ही। जब भी हम नेचुरल लॉ में पॉजिटिव लॉ को हेल्प करते हैं तो मीन्स के नेचुरल लॉ पहले का है, हिस्टोरिकल लॉ है, और वहां से हमने क्या किया कि इस चीज को कंप्लीट किया। तो इट मीन्स की जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्या है, वो हमें बताता है कि लॉ मेकिंग किस तरह करनी चाहिए। अब इसमें एक और चीज है कि इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है, लॉ में भी आपने पढ़ा है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कानून की ताबीर और तशरीह करना कि कानून की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, एक कानून मौजूद है, दूसरे कानून क्यों आया इसके लिए। ऑलरेडी हमारे पास जो है वो आर्म ऑर्डिनेंस मौजूद था, हमने आर्म एक्ट क्यों बनाया, वक्त की जरूरत इसलिए हमें बनाना पड़ा। साइबर एक्ट क्यों बनाया हमने कस्टम एक्ट क्यों बनाया, जबकि वक्त की जरूरत, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, जितनी क्राइम्स बढ़ते रहते हैं, हमें क्या होती है कि लेजिस्लेशन नए नए कानून बनाने पड़ते हैं। जब नए नए कानून बनाने पड़ते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन तो हम कर लेते हैं, लेकिन हेल्प लेने के लिए हम कहाँ से लेते हैं, जूरिस्प्रूडेंस से लेते हैं। अब इंटरप्रिटेशन के लिए जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि जब भी आप किसी कानून की लॉ मेकिंग करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज है, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन होती है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती है, हेडिंग रूल होता है इसका। इसके जो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स की चीजें होती है जिनको आप देखते हैं। अब हेडिंग रूल हमें बताता है कि ये जो पहले कानून मौजूद था इसको खत्म करके दूसरा कानून क्यों लाया गया, कि पीछे के रीजन क्या है। और यही चीज जो नए आने वाले कानून में हम करते हैं वो क्या कहलाती है, वो हमें बताती है कि हम यहाँ पे प्रीएम्बल से करते हैं। जब भी किसी लॉ को पढ़े, उसमें मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी किसी लॉ को पढ़े करते हैं उसको प्रीएम्बल से सबसे पहले करना चाहिए। प्रीएम्बल हमें क्या बताता है कि इस कानून की क्यों जरूरत पड़ी, ये कब बना, क्यों आया, और इससे हम क्या क्या हेल्प ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको उसका पास भी बताया जाएगा कि पहले वो वाला लॉ था, उसमें ये वीकनेस थी। इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए हमने नया कानून बनाया, और हेल्प हमने किससे ली, जूरिस्प्रूडेंस से ली। अब अगर ये नया कानून जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जब सेक्शन लगाए जाते हैं, जब सजा दी जाती है, किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो उसके बाद कोर्ट क्या करते हैं। हमने कहा ना कि डेफिनेशन में प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट है ये। तो जब नया कानून इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लाजमी तो कोर्ट की हेल्प लेती है जूरिस्प्रूडेंस से कि आया ये कानून जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसमें जो अल्फाज है, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, उस प्रिंसिपल को डिफाइन किया जाता है। तो उस प्रिंसिपल को हेल्प लेके जाते हैं। हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पेंडेंस। डॉक्ट्राइन मींस प्रिंसिपल है। रिस्पेंडेंस कहाँ से लिया गया, रिस्पेंडेंस का लफ्ज जो है वो भी लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, डिफाइन किसने किया, जूरिस्प्रूडेंस से किया इसको पूरा।
कि लिस्ट पेंडेंस मीन्स क्या है? लिस्ट माने लिटिगेशन एंड पेंडेंस मीन्स पेंडिंग। लिटिगेशन कौन से होते हैं कि जब दोनों ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इट मीन्स कि जब आपका कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो आप जो चीज जैसी है वो वैसी रहेगी, वो किसी सूरत तक चेंज तब्दील नहीं कर सकते आप। अगर आप करेंगे तो लिस्ट पेंडेंस का रूल आ जाएगा, कानून आ जाएगा, डॉक्ट्राइन आ जाएगी। तो इसको डिफाइन किसने किया? हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इसको अगर रखा है तो लेजिस्लेशन करके रखा है। और ये वर्ड हमें कहां से मिला? लाजमी बात है, हमने इसको जूरिस्प्रूडेंस से हेल्प आउट करके लिया है। तो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस हम ऐसे अल्फाज निकालते हैं, रेड जुडिकाटा, डबल प्रॉपर्टी, ये तमाम कवानीन जो आते हैं, इन तमाम कवानीन को हमने कहां से लिया है? तमाम के तमाम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस से लिए हैं। तो हमें जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली हेल्प करता है। अच्छा, एक और चीज है, जब कानून बनता है तो कानून जो होता है या तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है या प्रॉस्पेक्टिव होता है। अब रेट्रोस्पेक्टिव कौन सा लॉ होता है, प्रॉस्पेक्टिव कौन सा लॉ होता है? रेट्रोस्पेक्टिव वो लॉ होता है जो बना तो पहले था। फॉर एग्जाम्पल पे एक लॉ बना है, वो 6 जुलाई को बना है, अब ये अप्लाई हो रहा है 1 जुलाई से। 6 जुलाई को ये लॉ पास हुआ है और 1 जुलाई से ये लॉ जो है क्या हो रहा है? इन्फोर्स हो रहा है। तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसकी क्या है? 1 जुलाई। इट मीन्स के दैट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। पास्ट में जो कानून अप्लाई होगा इट मीन्स के वो क्या कानून है? रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहलाएगा। और कानून जब फ्यूचर में अप्लाई होगा, फॉर एग्जाम्पल तो ये कानून पास हुआ है 6 जुलाई को और 20 जुलाई को ये क्या होगा? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होगी। तो इट मीन्स के ये लॉ जो है प्रॉस्पेक्टिव लॉ है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। अब लॉ ये कहता है कि कानून को कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रॉस्पेक्टिव होना चाहिए। तो जितने भी हमारे पास कानून है आप देखेंगे कि इसमें 2 डेटें मेंशन होंगी। एक डेट पासिंग डेट होगी जो पार्लियामेंट से पास हुई है, सेकंड डेट उसमें जो लिखी जाती है वो कौन सी डेट लिखी जाती है? डेट इन्फोर्समेंट की डेट लिखी जाती है कि ये लॉ है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब कानून नए बनते हैं उनका इंट्रोडक्शन किया जाता है तो तमाम की तमाम लेजिस्लेशन जो की जाती है, सुपीरियर लेजिस्लेशन वो कहां से होती है? पार्लियामेंट से होती है। ये तमाम चीजें टोटल जो जूरिस्प्रूडेंस में थी वो यही ओवरऑल थे कि इसके कंटेंट्स क्या है, जूरिस्प्रूडेंस की मीनिंग्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। कानून को पढ़ते हैं पहले उसकी मीनिंग को पढ़ा जाता है, फिर डेफिनेशन को पढ़ा जाता है, आफ्टर डेफिनेशन उसके सोर्सेस को पढ़ा जाता है, साइंस को पढ़ा जाता है। साइंस भी यही है, ब्रांचेस भी यही है, जो मैंने बताया था ब्रांचेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस या साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस तो दोनों ही सेम है, जिसमें हिस्टोरिकल है, एनालिटिकल है एंड एथिकल है। फिर अगर सवाल आता है कि साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कौन सी या ब्रांचेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कौन सी है, तो दैट इज सेम, इनमें डिफरेंस नहीं है, केवल अल्फाजों से एक है लेकिन चीज सेम है। और एक और बात, यहाँ पे जब भी हम कोई टर्म यूज करते हैं तो उसके हमेशा लीगल मायने ढूंढते हैं, लिटरली मीनिंग को हम फॉलो नहीं करते। लिटरली मीनिंग में ही के लिए शी के लिए, अगर लीगल मीनिंग में जाए तो ही सबके लिए है। कानून में हमेशा जो टर्म यूज करते हैं हमेशा लीगल टर्म यूज करते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि कानून में उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप सवाल ये करते हैं कि इसको लीगल में क्या कहते हैं, लीगल टर्म क्या है। तो जो लीगल टर्म है वही फॉलो की जाएगी। आज तक कहीं पे आपने 302 के अखबार में लफ्ज़ मर्डर नहीं देखा होगा, कत्लेआम देखा होगा। इट मीन्स के कानून में हमारे पास लफ्ज़ कत्लेआम है तो उसी को फॉलो करेंगे। तो ये जो टर्म्स हम लेते हैं, ये टर्म्स में जूरिस्प्रूडेंस ही बताता है कि इस लॉ की जो टर्म होगी वो ये यूज की जाएगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसकी नीड क्यों है। नीड इसलिए क्योंकि ये तमाम कानून की माँ हेल्प लिया जाता है लेजिस्लेशन। इसलिए हम कहते हैं कि जो कानून के टर्म्स है, जो अल्फाज है, वो टेक्निकल तरीके से रहते हैं, वो क्लियरली हमें समझ नहीं आते। हमें उसको समझने के लिए जो हेल्प की जरूरत पड़ती है वो हेल्प हमें कौन करता है? वो हेल्प हमें करते हैं जूरिस्प्रूडेंस। एक और चीज आती है इसमें लॉ ऑफ फैक्ट। इसमें फैक्ट की बात जब की जाती है तो 2 तरह के फैक्ट होते हैं हमारे पास। अच्छा, आपने और मिस्टेक्स की बात की जाती है तो 2 तरह के मिस्टेक्स है, शायद आपने आगे पहले पढ़े नहीं या नहीं पढ़े थे किसी में, जहाँ पे हमें सेंक्शन दी गई है वहां पे हमने पढ़ा था कि 2 तरह की जो होती है वो हमारे पास क्या होती है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? तो जूरिस्प्रूडेंस से ही हेल्प दी गई। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक तो आ गया हमारे पास पर्सन ऑफ फैक्ट, पर्सन ऑफ लॉ। एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं जो इस वक्त के हालात में, फॉर एग्जाम्पल कि किसी घर में आग लगी है, एक बच्चा, और आपने उस घर का ताला तोड़ा और बच्चे को बचाया, इट मीन्स दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ताला तोड़ा ट्रेसपास है ना किसी के घर का,
लेकिन वो वक्त की जरूरत थी, आपने किया। इट मीन कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपको क्या हासिल है? आपको कोई भी कानून में सजा नहीं दी जा सकती कि आपने काला क्यों तोड़ा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इस तरह से कानून में इसका सेंशन हासिल है। हमने वो आपने पीपीसी में सेंशन का सब्जेक्ट वो चैप्टर पढ़ा हुआ, इसमें क्लियर लिखा है। सेकंड इसमें आता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? जो जजेस के साथ फॉर एग्जाम्पल एक जज ने किसी को 10 साल की सजा दे दी, उसने जाके अपील कर ली, अपील पीरियड में उस सजा को खत्म किया जाए, अब आप उस जज को सजा नहीं देने की 10 साल सजा क्यों दी? दैट इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो होता है कि उस वक्त और हालात को देखते हुए अगर कोई ऐसी चीज हो जाए। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ क्या है कि अगर जजेस के साथ कोई सजा दी जाए या किसी को छोड़ दिया जाए, या कोई शख्स जेल में इतने अड़ते थे, बाद में उसको बरी कर देते, तो जज के खिलाफ नहीं जाएगा तो उसकी मुझे जेल में क्यों रखा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ का भी डिफाइन हमारे किसने किया? जूरिस्प्रूडेंस से किया, जिसको हमने अपने कानून में रखा है। के अलावा नेचुरल लॉ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेचुरल लॉ? नेचुरल लॉ हमें पता है कि लॉ मेकिंग के लॉ है, जो यूनिवर्सल लॉ है, जो हमेशा नेचुरल लॉ कहलाते हैं, और जो नॉन मेकिंग लॉ होते हैं वो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव लॉ कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे जो डेफिनेशन लेकर चलते हैं वो ऑप्शन की डेफिनेशन से ज्यादा लेकर चलते हैं, क्योंकि वो क्लियर कहते हैं कि दैट इज अ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। जूरिस्प्रूडेंस इज अ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये स्टडी है पॉजिटिव लॉ की। अगर ये हमारी जो है वो ये बात बताती कि लॉ मेकिंग चलते या हम गॉड मेकिंग लॉज पे डिपेंड करते, तो हम यहाँ पे उन लॉज को लेकर आते जो सारे के सारे कस्टम के लॉज है, जो कॉमन प्रैक्टिस के लॉ है। हम यहाँ पे कोई लॉ हमारा कानून पार्लियामेंट नहीं बनाया। तो टोटल जूरिस्प्रूडेंस का जो निचोड़ है वो हमें पता चल गया कि वो क्या है क्या नहीं। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लेजिस्लेटिव लॉ कहा जाता है, बट वो उसका सोर्सेज है। जूरिस्प्रूडेंस नॉट अ लॉ, लॉ ही नहीं है, वो कानून ही नहीं है, वो सिर्फ हमें लॉ मेकिंग में हेल्प करता है, मददगार है। बिल्कुल हाँ, मदर ऑफ लॉ, मदर ऑफ ऑल लॉ। बिल्कुल जी। अगर कोर्ट में कोई नई चीज आ जाती है तो जज आप देखो कि डायरेक्ट उसको ढूंढने के लिए जूरिस्प्रूडेंस से ही हेल्प लेते हैं कि आया तो कोर्ट के मीनिंग क्या है, तो डिफाइन कैसे किया गया है, फिर जाके वो करके। जब कोर्ट में मैंने पहले बताया कि जब उन्होंने बताया कि पर्सन की डेफिनेशन, अब पर्सन की डेफिनेशन में या तो ही है या तो शी है। अगर बीच का कोई पर्सन है इसका मतलब है कि वो पर्सन नहीं है। पर्सन तो होगा क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में जो राइट रखता है दैट इज अ पर्सन, आप उसको भी पर्सन मिलेंगे। कंपनी अगर किसी पे केस करती है इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो क्या कंपनी पर्सन है? कंपनी की नेचुरल बर्थ से नहीं होती, हम कहते हैं, लेकिन वो राइट भी रखती है, वो जो है केस भी कर सकती है, किसी कोई चीज खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, डेफिनेटली वो पर्सन है। डेफिनेशन अब ये हमें कौन बता रहा है? जूरिस्प्रूडेंस पर्सन की डेफिनेशन करके। वही बात कॉन्टेंट में हम जब इससे पढ़ते हैं कि लीगल कॉन्सेप्ट क्या है, तो लीगल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पर्सन है, फिर ओनरशिप है, फिर हमारे पास जो पोजीशन है, किसे पोजीशन कहते हैं, किसे ओनरशिप कहते हैं, किसे हम पर्सन कहते हैं, किसे ऑब्लिगेशन कहते हैं, टाइटल में तमाम चीजें हैं। एनीवन? ओके, थैंक यू।